नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है दुर्गा एक बदले की आग, जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। जी सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा इस केस पर। ठीक है, जाओ, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सर, जय हिंद। दरोगा रामप्रसाद शास्त्री को अब अपना काम बहुत जल्दी खत्म करना था। वह दो तीन और पुलिस वालों को साथ लेकर दुर्गा के गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव पहुंचकर सबसे पहले वह दुर्गा के घर गया। उसके माता पिता से पूछताछ की, गांव के कुछ और लोगों से भी पूछताछ की, और फिर गांव से निकलकर मुख्य चौराहे पर आ गया। वहां भी कुछ दुकानदारों से पूछताछ करने पर सभी ने कॉमन बात बताई कि बिटिया गांव से निकलकर गई तो थी, पर वापस आते समय किसी ने उसे नहीं देखा। साफ है कि वह गांव से गायब नहीं हुई है, बल्कि कस्बे की तरफ ही चली गई। कस्बे और गांव के बीच एक और चौराहा है जो दूसरी ओर जाता है, वहां पर भी पूछताछ करनी पड़ेगी। जीप सीधे उस चौराहे पर रुकी और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। दरोगा थोड़ा परेशान और हैरान थे। फिर कुछ सोचकर दरोगा शास्त्री ने कहा, गायकोंडे, रोकी के गांव की तरफ ले लो गाड़ी। जी साहब। इधर पवन बिहारी के घर के आसपास बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुक रही थी और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसा कोई समारोह हो। गाड़ियों में से सफेद खादी वाले नेता उतरकर अंदर जा रहे थे। कुछ लोकल मीडिया को भी बुलाया गया था, जो बाहर खड़े होकर नेताजी के आने का इंतजार कर रही थी। आइए आइए चाचा जी, प्रणाम। पवन बिहारी ने सिर झुकाकर सामने खड़े एक नेताजी के पैर छुए, जो जगजीवन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे भाई, बुके लाओ। जी नेताजी। नेताजी ने बुके देते हुए कहा, बधाई हो बेटा, बहुत आगे जाओगे। मेरी बात मानकर तुमने पार्टी की लाज रखी और मान सम्मान बढ़ाया है। ये सब तो आपका आशीर्वाद है चाचा जी। बड़प्पन। वाह पवन बिहारी जी। नेताजी ने पवन बिहारी के पिताजी को संबोधित करते हुए कहा, बेटे को कूट कूट कर संस्कार दिए हैं आपने। सभी नेता लोग बैठे थे। चाय पानी का दौर चल रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे। तो पवन बिहारी नेताजी ने कहा, चलो बाहर लॉन में मीडिया है, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं अपनी पार्टी में, और इस विधानसभा क्षेत्र का टिकट भी तुम्हें ही दे देते हैं। जी चाचा जी, चलिए। सभी लोग बाहर जाकर मीडिया के सामने बैठ गए। कुछ मिनट बाद प्रदेश अध्यक्ष साहब खड़े हुए और ऐलान किया कि हम अपनी पार्टी जगजीवन समाज पार्टी में इस क्षेत्र के बेटे, आप सभी के दुलारे पवन बिहारी का स्वागत करते हैं, और इस बार विधायक की टिकट भी इन्हें ही देते हैं। हमें आशा है आप सभी हमारे फैसले का सम्मान करेंगे। तालियां बजी और पवन बिहारी को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। अब पवन बिहारी की बारी आई दो शब्द बोलने की। माननीय अध्यक्ष महोदय और अन्य सम्मानीय मंडल को मेरी तरफ से चरण स्पर्श। अत्यंत खुशी हो रही है मुझे इस बात की कि मुझे इस काबिल समझा गया। मैं पूरी निष्ठा और मेहनत से इस पार्टी और सामान्य जनता की सेवा करूंगा। मेरी जब भी जरूरत होगी मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। पवन जी, एक पत्रकार ने पूछा, ये दुर्गा केस का क्या हुआ? आपने पुलिस पर दबाव बनाया या नहीं? दुर्गा तो हमारी खास थी। मुझे दुख है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मैं दुर्गा को खोज कर निकालूंगा। वह मेरी बहन जैसी है। मेरे रहते कुछ भी नहीं हो सकता है उसका। पर पवन जी, अभी तक आपने क्या किया? हमने अपने तरीके से खोजबीन शुरू कर दी है और पुलिस पर भी दबाव भी बनाया है। मैं आज फिर एसपी साहब से बात करूंगा। सुनने में आया है कि इसमें आपके ही सहयोगी राजीव शुक्ला का हाथ है। मुझे अफ़सोस है कि आप लोग कहाँ से ये बातें सुनते हैं। राजीव और दुर्गा दोनों मेरे खास हैं। पवन बिहारी की आवाज़ में भावुकता आ गई। और और मैं वादा करता हूँ, जब तक दुर्गा का पता नहीं चलता, मैं अपने घर नहीं रहूँगा। मैं लगातार दुर्गा की खोजबीन करूँगा। सभा समाप्त हुई और पवन बिहारी गाड़ी में बैठकर थाने की तरफ निकल गया। रोकी के 3 दोस्तों को पकड़कर थाने लाया गया था। पूछताछ जारी थी। दरोगा शास्त्री पूछ रहे थे, बताओ रोकी कहाँ है? हमें नहीं पता साहब। देख बेटा, हमें सुराग मिल गया है। तुम चारों ने ही दुर्गा को अपनी पुरानी रंजिश की वजह से गायब किया है। अब मुझे बता दो कि वह कहाँ है और रोकी कहाँ है।
साहब सच में हमारी दुर्गा से रंजिश थी। उसमें से एक ने कहा, हमें बदला भी लेना था। हमने प्लान भी किया था, पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम उसे गायब कर सकें। अंत में हम पीछे हट गए। हमें डर था पवन बिहारी का और राजीव शुक्ला का, क्योंकि दुर्गा तब तक उनकी खास बन चुकी थी। कॉलेज में उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, तो पीछे हटना ही मुनासिब समझे हम। और बदलेगा क्या? प्रतिशोध की ज्वाला तो सीने में अब भी फूट रही है। साहब, एक अन्य ने कहा, पर हम हाथी से पंगा नहीं ले सकते ना। हम सच कह रहे हैं, हम पीछे हट गए थे। बस रोकी ही थोड़ा एड़ा था, और वह अड़ गया कि वह नहीं मानेगा, बदला लेना है और बदला लेकर रहेगा। पर हम सभी ने उसे बहुत समझाया, तो उसने मान लिया। तुम्हारे इस प्लान के बारे में और कौन कौन जानता था? बस हम चारों के अलावा और कोई नहीं। रोकी कहाँ है? नहीं पता। गायकोंडे, तोड़ इन तीनों को। ऐसे तो नहीं बताने वाले। और रोकी को ढूंढो। हो ना हो, उसके पास कोई सुराग जरूर मिलेगा। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमें मत मारो। तीनों की चीखें थाने में गूंजने लगी और पुलिस वालों ने अपना काम करते रहे। दुर्गा, ओ दुर्गा, दुर्गा कहरा रही थी। उसका पूरा बदन जोर से दर्द कर रहा था। उस बेचारी को आज भी किसी भेड़िए ने अपना शिकार बनाया था। किसी ने उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया था। आज की रात भी वह किसी वहसी दरिंदे की गिरफ्त में थी। उसे नशे का इंजेक्शन दिया जाता था, और फिर उसके साथ कौन होता या कितने लोग होते जो दुर्गा के दामन को दागदार करते। दुर्गा सिसक रही थी। उसका रोम रोम कटकर छलनी हो चुका था। उस फूल सी बच्ची को राक्षसों ने कुचल डाला था, मसल डाला था, तार तार कर दिया था उसकी जान को। बद्री का दिल तड़फ उठा दुर्गा को देखकर। उसकी आंखों से आंसू आ गए। दुर्गा, मैं तुम्हें आजाद करा दूंगा। मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा। दुर्गा अभी भी नशे में थी। वह धीरे से बोली, मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। कुछ खा लो दुर्गा। नहीं, मुझे सोने दो। दुर्गा, ओ दुर्गा, उठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। मुझे सोने दो, दुर्गा ने फिर से कहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। बद्री बड़ी मासूमियता से बोला। उठो, तुम जाओ नहा लो। आज 4 दिन हो गए हैं, तुम नही नहीं हो। जाओ, हम आज रात यहाँ से भाग जाएंगे। यह सुनकर दुर्गा को हिम्मत आई। सच में? बद्री, तुम हमें इस नरक से निकालोगे? हाँ दुर्गा, सच में। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और तुम्हारे घर पहुँचाऊंगा। बद्री, क्या ये सब सच होगा? हाँ दुर्गा, सच में। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ पर लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे दुर्गा, बहुत गंदे। हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैंने सब सोच लिया है। 4 दिन बाद दुर्गा नहा रही थी। उसने अपने बदन पर अनगिनत खरोचों के निशान देखे। वह फिर सिसक कर रो पड़ी। पानी के सावर में काफी देर तक रोई। फिर अचानक उसकी आंखों में ज्वालामुखी सी चमक आई। मुट्ठियां भिज गई। उसने खुद को बहुत रोका और काबू में रखा। वह थोड़ा शांत हुई, अपने कपड़े बदले और मन ही मन प्रतिज्ञा ली, मेरी इस हालत का खामियाजा एक एक को भुगतना पड़ेगा। नहा कर बाहर निकली तो बद्री उसके लिए खाना लेकर इंतजार कर रहा था। चलो, अब जल्दी से खाना खा लो। ठीक है बद्री। दुर्गा खाने के लिए बैठ गई, पर उसके गले से एक भी निवाला नीचे नहीं जा रहा था। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इतना दर्द था कि बद्री भी रोने लगा। बद्री, एक बात बताओ। पूछो। तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? आज करूंगा तुम्हारी मदद, सच्ची। मुझे बताओ, क्यों नहीं? कौन है ये लोग? मुझे अगवा क्यों किया इन लोगों ने? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं तुम्हें यहाँ से आज निकालूंगा जरूर। बद्री बड़ी ही मासूमियता से बोला। क्यों आखिर? ये लोग बहुत खतरनाक हैं दुर्गा। मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो। कौन लोग? ठीक है, मत बताओ। दुर्गा नाराज होकर बोली। मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। खाना तो खा लो तुम। नहीं नहीं। ठीक है, बताता हूँ मैं। जज सरबजीत ललवानी। कौन? जज सरबजीत ललवानी? आश्चर्यचकित होकर दुर्गा बोली। ये तो वही है ना जो अदालत में बैठते हैं? जी हाँ, वही। उन्होंने मुझे क्यों यहाँ कैद किया है? उन्होंने नहीं किया है। फिर? ये मुझे नहीं पता। ये बंगला उनका है।
यहाँ के नौकर उनके हैं, पर तुम्हें अगवा करने वाले जज साहब नहीं हैं, कोई और है। तो बताओ, कौन है वो? बताओ बद्री, बताओ। नहीं पता मुझे। मेरे साथ दुष्कर्म कौन करता है? नहीं पता मुझे। तब तुम्हें क्या पता है? बस इतना कि तुम किसी गहरी साजिश की शिकार हो। बस इतना ही जानता हूँ कि इन सब में किसी बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। बद्री बोला, मुझे और कुछ भी नहीं पता। दुर्गा की आंखों पर अंधेरा छा गया था। आखिर ऐसे क्या साजिश रची जा रही है? मुझे क्यों कैद किया गया है? कैद तो ठीक है, पर मेरे साथ गलत काम क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? बस, अब दुर्गा, तेरे रोने का समय गया। दुर्गा सोचने लगी, तेरी इज्जत आबरू का बदला तो तुझे लेना ही पड़ेगा। कोमल सी जिंदगी को पत्थर बनाने वाले लोगों को सजा तो देनी ही पड़ेगी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। लाल लाल आंखों में अंगारे चमक रहे थे। एक पल के लिए बद्री सहम से गया, डर गया दुर्गा के चेहरे को देखकर। अगले ही पल वह भावुक हो गया और दुर्गा को ढांढस बंधाने लगा। बस थोड़ा इंतजार कर लो। अब दोनों को ही शाम होने का इंतजार है। शाम के बाद रात। साहब, एक सुराग और मिला है। भागा भागा हवलदार दरोगा से बोला। क्या है वो? साहब, वह तीनों का कोई लेना देना नहीं है इस केस में। क्या मतलब? हवलदार बोला। साहब, सारा खेल उस रोकी का है। इन बेचारों को तो पता ही नहीं है। मुझे विस्तार से बताओ। साहब, मैंने 2 पुलिस वाले भेजे हैं उन तीनों अन्य लड़कों को पकड़ने के लिए जो रोकी के साथ मिलकर दुर्गा को उठाए थे। दरोगा शास्त्री का दिमाग झंझना गया। अब और 3 लड़के कौन हैं? और रोकी ने उनका सहारा क्यों लिया है? साहब, पहेली बिल्कुल साफ है। जब ये 3 प्लान से हट गए तो रोकी को तो अपनी दुश्मनी निकालनी ही थी। उसके शैतान दिमाग में दुर्गा को किसी भी तरह अगवा करने का मन हो गया था। उसने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि ये 3 उसके किसी काम के नहीं थे। उस शाम इन चारों ने खूब बहस हुई थी। किसी तरह सभी अलग हो गए। फिर रोकी ने उसी प्लान के मुताबिक कुछ 3 और नए लड़कों को पकड़ लिया और यह कांड कर दिया। अभी रोकी गांव से फरार है। बाकी लोगों की खोजबीन करा दी है। बस उनमें से किसी एक का हाथ लग जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, इन तीनों को छोड़ दो, पर याद रहे नज़र तो रखनी ही पड़ेगी इन पर। नज़र रखो। हमें आज कुछ भी करके किसी हद तक ज़रूर जाना है। जी साहब, ज़रूर। कॉलेज का गेट, सैकड़ों विद्यार्थियों की भीड़। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय। कॉलेज के गेट को बंद करके सभी छात्रों ने धरना दे दिया। बड़े बड़े बैनर और पोस्टरों पर दुर्गा का फोटो था और सभी शांति से नारे लगा रहे थे, दुर्गा को वापस लाओ। सभी लोगों छात्रों का लीडर था राजीव शुक्ला, जो सबसे आगे बैठा था दुर्गा का बड़ा सा फोटो लेकर। दुर्गा को वापस लाओ, दुर्गा को वापस लाओ। दरोगा शास्त्री राजीव के पास गया और उसके कान में धीरे से कुछ बोला। फिर राजीव शास्त्री ने दरोगा के कान में कुछ कहा। ये कानाफूसी सुनाई ना देने की वजह से हो रही थी। देखिए दरोगा साहब, राजीव ने अचानक खड़ा होकर अपना हाथ सभी को दिखाया और छात्रों को शांत किया। अभी तो ये शुरुआत है शास्त्री जी। अभी बसें चलानी बाकी हैं, ट्रेन रोकना बाकी है, दुकान वगैरह बंद करवानी बाकी है। फिर उसने अपना हाथ नीचे किया और छात्रों की नाराबाजी शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन, जाग जाओ वरना यहाँ से भाग जाओ। छात्रों की नाराजगी जायज़ थी। कुछ देर बाद खुद एसपी साहब को आना पड़ा। उन्हें देखकर भीड़ और भी उग्र हो गई। हाय हाय के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। वह सीधा जाकर राजीव शुक्ला से मिले, कुछ बात की। भीड़ की आवाज़ में ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया। राजीव ने भीड़ को दिलासा दिया, बहुत जल्दी दुर्गा आप सभी के पास होगी। हमारी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही है। आप लोग वापस कॉलेज में जाओ और पढ़ाई करो। फिर राजीव वहां से उठकर छात्रों को गेट से हटाते हुए गेट खोल दिया गया। सभी छात्र अपने अपने क्लासरूम में चले गए। एसपी साहब नाराज होकर दरोगा से बोले, क्या रिजल्ट है शास्त्री जी? सर, हम पूरी कोशिश में हैं। दोषी रोकी है और वह फरार है। दुर्गा को कहीं छुपा रखा था। अब आगे संभाल पाना मुश्किल है। इसलिए तुम्हारे पास आज की रात और कल का दिन है। जो हो सके
वो सब कर लो, जितना फ़ोर्स चाहिए ले लो, पर दुर्गा वापस चाहिए। जी साहब, हम जान लगा देंगे। सच तो यही था कि दरोगा शास्त्री अपना काम तेजी से और ईमानदारी से कर रहा था, पर आज चौथा दिन था, कोई बड़ा सुराग नहीं मिला। इससे वह चिंतित हो गया था। अब बात इमेज की थी, अपनी साख की थी। दुर्गा तो वापस लाना ही है। दरोगा शास्त्री ने आनन फानन में 3 टीमों का गठन कर दिया। हर टीम में 4 लोग थे। चौथी टीम वह स्वयं था जिसके पास 2 और पुलिस वाले रखे थे। वह पूरी टीम की मीटिंग ले रहा था। मित्रों, अब हमारी बात अपनी पुलिस की इज्जत की है, अपनी साख की है, और सबसे बड़ी बात है अपने ही घर की बेटी की। एक ऐसी लड़की जिसे हम अपने सिपाही के सम्मान मानते थे, उसे गायब कर दिया गया है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई कार्ड या जरिया नहीं। फिर भी हमें सुबह तक कोई ना कोई सुराग या जरिया ढूंढना है। मेरे बताए गए प्लान के हिसाब से सभी अपना अपना काम करेंगे। सुबह तक कोई चैन से नहीं बैठेगा। जो खाना पीना है अभी खा लो। किसी पर भी शक हो उसे पकड़ो, पीटो और पूछो। ठीक है सर, ठीक है, अब काम पर लग जाओ। चुप रहो, बद्री धीरे से बोला। मेरे पीछे पीछे आओ। दबे पाओ, जरा सी भी आवाज नहीं। रात का पहला पहर था। बद्री दुर्गा को लेकर कमरे से बाहर निकला और एक बड़ा सा गलियारा पार करते करते घर के पिछले भाग में आ गया। वहाँ बड़ी सी चारदीवारी थी। दीवार से सटे अशोक के घने पत्तेदार पेड़ थे, जिनकी टहनियाँ नीचे तक लटक रही थी। बद्री ने दुर्गा से कहा, ताकत लगाओ और ऊपर चढ़ो। दुर्गा दीवार पर चढ़ने लगी। यह उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, पर वह बहुत कमजोर हो गई थी, जिसके कारण उससे चढ़ने में तकलीफ हो रही थी। मैं नहीं चढ़ पाऊंगी बद्री। नहीं, तुम चढ़ सकती हो। उठो और तुम चढ़ो, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। दुर्गा फिर चढ़ने लगी। बद्री ने उसे थोड़ा धक्का दिया। किसी तरह से वो ऊपर चढ़ गई। अब बद्री की बारी थी। वह भी चढ़ने लगा और दुर्गा ने ऊपर से उसे खींचा। बद्री भी चढ़ गया। अब नीचे उतरना एक बहुत बड़ी समस्या थी। कूद जाओ दुर्गा। नहीं, दुर्गा कूदो, कोई देख लेगा। क्या तुम यही सड़न में रहना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं कूद पाऊंगी। फिर धड़ाम से बद्री नीचे कूद गया। आह, चोट लग गई तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम भी कूदो। और फिर हिम्मत करके दुर्गा ने भी चार दीवारी से नीचे छलांग लगा दी। आ कर आवाज निकली। वह जोर से चिल्लाई, पर अगले ही पल खुद पर काबू पाया। उठ खड़ी हुई। उसके पैरों में हल्की सी चोट आई थी। अब अंधेरे में दोनों भागने लगे। उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, पर वे खेतों में से होते हुए धान की फसल, पानी लगे खेतों और कीचड़ वाले क्षेत्रों से गुजरते हुए करीब 1 घंटे तक भागते रहे। पानी, पानी। प्यास लगी थी दोनों को। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे और दूर चले गए। एक और खेत आया जिसमें शायद पानी घुटनों तक था। प्यास से मर रहे थे दुर्गा और बद्री। दोनों ने खेत में ही पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पानी जब गले से नीचे गया तो उन्हें राहत मिली और वो फिर से चलने लगे। वह जगह दोनों के लिए अनजान थी। फिर वह घनी झाड़ियों को पार करते हुए वे एक गांव के पास पहुंचे। गांव के बाहर एक स्कूल था। स्कूल के गेट का ताला उन्हें खुला हुआ मिला। वैसे भी गांव के स्कूलों का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। पूरी रात दोनों वहीं बैठे बैठे गुजारे। भूख तो बहुत लगी थी, पर क्या कर सकते थे। सुबह हुई, दोनों नींद में ही थे। तभी अचानक से एक छोटा सा 7 साल का लड़का भागता हुआ आया। उसे देखकर घबरा गया। वह दौड़ता हुआ वापस अपने घर चला गया और साथ में एक लड़की को लेकर आया। दुर्गा। उस लड़की की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। जिसने दुर्गा कहा था, उसने दुर्गा को झकझोरा। दुर्गा। दुर्गा डर गई और हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। बद्री, उठ। उसने बद्री को भी उठाया, पर दुर्गा का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। पूरे शरीर में झंझनाहट थी। ऐसा लग रहा था मानो वह मूर्छित होकर गिर जाएगी। दुर्गा, ओ दुर्गा। दुर्गा घबराहट में बोली, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फिर वह उस लड़की की ओर टकटकी लगाकर बोली, मुझे याद करो, तुमने मुझे रोकी से बचाया था। दुर्गा कुछ बोल न सकी और हक्की बक्की उसे देखती रही। दीदी ने कहा था पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तो उसने फटाफट से उस लड़की का दुपट्टा लेकर अपने ऊपर ओढ़ लिया और अपना मुंह उसमें छुपा लिया।
नाम क्या है तुम्हारा? दुर्गा ने पूछा। जी दीदी, मेरा नाम राशि है, उस लड़की ने उत्तर दिया। राशि, मुझे कहीं ले चलो जहाँ कोई मुझे देख या पहचान ना सके। जी दीदी, मेरे घर चलिए, वहाँ मेरे भाई भाभी के अलावा एक छोटा सा भतीजा है बस। उसके बाद राशि दुर्गा और बद्री को अपने घर ले गई। राशि ने अपने भैया से दुर्गा के बारे में बताया। जब उसके भाई ने कहा, जिस तरह से तुमने मेरी बहन की रक्षा की थी, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं कुछ बता नहीं सकती भैया, दुर्गा बोली। बस मुझे कुछ दिनों के लिए सहारा दे दो और एक पत्र शहर में पहुंचाना है। जी मेरी बहन, यह तुम्हारा ही घर है, तुम आराम करो। मैं वादा करता हूँ हमारे तीनों के अलावा किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी। राशि दुर्गा को अपने घर में बने बाथरूम में ले गई। इधर बद्री को राशि का भाई बाहर आंगन में नल के पास ले गया। बद्री नहाकर घर में प्रवेश कर गया और फिर दुर्गा भी नहा कर आई। दोनों ने पहले खाना खाया। उसके बाद दुर्गा ने कस्बे में भेजने के लिए एक पत्र लिखा। यह पत्र केवल राशि के भाई के हाथ लगेगा। जब राशि का भाई पत्र लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ, बद्री जो कुछ मंदबुद्धि जैसा लगता था, आज दुर्गा को आजाद करा चुका था। पर उसका खुद का क्या? आखिर वह कौन था? क्यों भागा बद्री दुर्गा के साथ? कभी समय ही नहीं मिला कि उससे ये सब पूछा जाए। फिर भी आज दुर्गा के पास समय था। बद्री, तुम कौन हो? नहीं पता। आखिर तुम वहां से क्यों भागे? और मेरे लिए इतना सब क्यों? पता नहीं। बताओ बद्री, क्यों? प्यार करता हूँ तुमसे। दुर्गा उसे मासूमियत से देखती रही। बद्री बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर बद्री, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती, और मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम जैसे देवता के साथ प्यार कर सकूं। मुझे ये सब समझ में नहीं आता। बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दुर्गा कुछ बोल न सकी। उसके पास इन बातों को सोचने का वक्त ही नहीं था। बद्री, तुम चाहो तो अब अपने घर जा सकते हो। नहीं दुर्गा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत मारेंगे सब। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पुलिस अपने काम में पूरी तरह से जुटी हुई थी। रोकी के जिन दोस्तों को थाने से आज़ाद छोड़ दिया गया था, उनको टारगेट किया गया और एक एक लड़के को चुन चुन कर देखा गया और उनके फ़ोन ट्रैक किए गए। तभी पता चला कि रोकी कहाँ है। पहले रोकी को पकड़ा गया, फिर बाकी के दो लड़कों को। तीसरा लड़का नहीं मिला। रोकी जंगल वाले पुराने मंदिर में पाया गया था। उस मंदिर में रोकी से पूछताछ की गई। पहले तो उसने बताने से मना कर दिया, पर समय की कमी के कारण राम प्रसाद शास्त्री ने उसे मंदिर में ही 3rd डिग्री देना शुरू कर दिया। रोकी साहब, समय नहीं है मेरे पास। बताओ दुर्गा कहाँ है? माँ की आरती में जलते दीपक को रोकी के हाथ के नीचे रख दिया गया। रोकी तड़प उठा, पर कुछ नहीं बोला। बताओ दुर्गा कहाँ है? फिर रामप्रसाद शास्त्री ने उसकी टूटी हुई टांग पर बंदूक की पट से जोरदार प्रहार किया। रोकी फिर तड़प उठा। बताता हूँ साहब। तब जाकर शास्त्री रुका। अब बता, कहाँ है दुर्गा? और शुरू से बता। साहब, हमने दुर्गा से बदला लेने का पूरा प्लान बनाया था। हमने सोचा था कि उसे पकड़कर उसकी बेइज्जती करेंगे। हमने दुर्गा को मेन सड़क पर रोका, फिर उसे खींचकर दूसरी तरफ ले गए। कौन कौन थे साथ में? 3 नए लड़के थे। मैंने उन्हें कुछ रुपए दिए थे। फिर हमने उसे 2-3 थप्पड़ मारे। उसकी बेइज्जती करते उससे पहले एक गाड़ी आकर रुकी, सफ़ेद रंग की इनोवा। उसमें 4 काले कपड़ों में लोग थे और दुर्गा को हमसे वो अलग कर दिए। हम कुछ न कर सके। उन्होंने दुर्गा को गाड़ी में बिठा लिया और हम चारों को मुंह पर 500-500 रुपए के बंडल फेंकते हुए कहा, रोकी कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। फिर उन्होंने कहा, खबरदार अगर किसी ने मुंह खोला तो अब सब यहाँ से फरार हो जाओ। ज़रूरत पड़ी तो तुम लोगों से संपर्क किया जाएगा और इस एक्टिवा को ले जाकर कहीं छुपा दो। इस तरह पुलिस की मेहनत रंग लाई। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की एक टीम ने रोकी के उन 2 गुर्गों को भी पकड़ लिया जो दुर्गा को अगवा करने में साथ थे, और रामप्रसाद शास्त्री ने स्वयं रोकी को पकड़कर जज सरबजीत ललवानी के फार्म हाउस पर छापा मारकर वहां रहने वाले सभी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। फार्म हाउस को सील कर दिया गया। पुलिस को दुर्गा के रहने के सबूत मिले। उसके पुराने कपड़े, बाथरूम में पड़े बाल के सैंपल भी सैंपल के तौर पर रख लिए गए। साहब, ये दुर्गा जज सरबजीत ललवानी के फार्म हाउस पर है। आपको कैसे पता चला? हवलदार बोला, दुर्गा की एक्टिवा की वजह से। रोकी या उसके
साथियों में से एक बंदा उसकी एक्टिवा से वहां आ जा रहा था, पर अफसोस दुर्गा वहां नहीं मिली। एक टीम बनाओ, हमें जज सरबजीत ललवानी के घर जाना है। जी साहब, पर जज ललवानी पर हाथ डालना मतलब मगरमच्छ के मुंह में उंगली डालना। मुझे पता है तोड़ूराम, पर पूछताछ के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जी साहब, ये आखिर मामला क्या होगा? हालात इतने बिगड़े हैं कि आजकल पवन बिहारी भी शांत है। देखते जाओ तोड़ूराम, राम प्रसाद शास्त्री बोला। ये खेल बहुत लंबा जाएगा, गुत्थी समझ में नहीं आ रही है। इसी बीच पवन बिहारी अपने नए ऑफिस में बैठे थे। उसके सामने राजीव शुक्ला भी उपस्थित थे। पवन बिहारी राजीव को कुछ समझा रहे थे। धरना देने से पहले मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है भैया। तो फिर कैसी बात है राजीव? अब मैं सिर्फ कॉलेज का अध्यक्ष नहीं, आने वाले समय में विधायक भी हूँ। यह तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।